Mr. Dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, and this is the part 3 of impression materials, where we are going to discuss about hydrocolloid impression materials, especially agar and alginate in detail. This topic is not only important from exam point of view, but also very important clinically, as alginate is one of the most used impression materials in dentistry. If you like my content, then please subscribe, like, share this video with your fellow dentists. So without any further ado, let's dive into it. तो फिर शुरू करते हैं. आज हम हाइड्रोकोलॉइड इम्प्रेशन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और मेजरली हम अगार इम्प्रेशन मटेरियल और एल्जिनेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दीज, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज अ कोलॉइडल स्टेट. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड और लिक्विड, तो इनमें से कुछ स्टेट्स में वो चेंज हो सकता है, जिसमें से फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन. अगर ये दो सब्सटेंस एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इन सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे कि अगर हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो इन दी एंड व्हेन दोनों मिक्स हो जाता है तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है. नेक्स्ट इज सस्पेंशन. अब इन्हीं में से कोई एक सब्सटेंस जो हम मिक्स कर रहे हैं, उसका पार्टिकल साइज अगर 200 मिली माइक्रोन से ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन की जगह सस्पेंशन क्रिएट करता है. और थर्ड इज कोलॉइडल स्टेट. इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, यानी वो ना सॉल्यूशन बन पाया है ना ही सस्पेंशन है, इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है कोलॉइडल स्टेट. दैट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, नीदर इज अ सस्पेंशन. तो मतलब पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 200 मिली माइक्रोन. So colloids are just microscopic suspension of molecule in a dispersion medium. So now let's understand what is dispersion medium. अब colloid का दो फेज होता है. First is dispersed phase, जिसका मतलब जो पार्टिकल हम डिस्पर्स कर रहे हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज करते हैं, और उस पार्टिकल को जिस मीडियम में हम डिस्पर्स कर रहे हैं उसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं. तो दो सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे थे, वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड द अनदर इज डिस्पर्शन मीडियम. और यही मीडियम जब पानी होता है तो उसको हाइड्रो यानी वाटर कोलॉइड्स बोला जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. व्हाई डू वी कॉल दीज हाइड्रोकोलॉइड्स? Dispersed phase in dispersion medium, and this dispersion medium, when it is water, then we call it hydrocolloids. These hydrocolloids now usually either exist in a sol state, जिसका मतलब viscous liquid state में जिसमें हम impression लेते हैं, या फिर gel form में जिसको हमें sol बनाना पड़ता है before taking the impression. ठीक है. अब यही जो सॉल से जेल में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, अगर वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है यानी एनी टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू हो रहा है तो वो अगार में होता है, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसे हम रीयूज कर सकते हैं. और अगर ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू सॉल से जेल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एंड दैट हैपेंस इन एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल. अब दीज द मटीरियल, अब जैसे मैंने बताया, ये मटीरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन पेशेंट्स माउथ इन सॉल्ट स्टेट यानी विस्कस लिक्विड स्टेट में, ताकि उसमें सफिशिएंट फ्लो हो और वो डिटेल्स को रजिस्टर कर पाए. एंड उसके बाद फिर अंदर ही हम सेट होने के लिए उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं ताकि वो जेल में कन्वर्ट हो जाए यानी सेट हो जाए, बिफोर रिमूविंग दैट इंप्रेशन, रिट्रीविंग दैट फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ. Now let's start with the अगार. अब हम अगार को, जैसे हम हर एक इम्प्रेशन मटेरियल को ब्रेक करके पढ़ते हैं, सबसे पहला उसका कंटेंट, सो दैट आपको आगे याद रखने में और एग्जाम में लिखने में आसानी हो. लेट्स ब्रेक इट. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, सप्लाई कैसे होती है, डिस्पेंसिंग कैसे होती है उसकी, देन कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन क्या होता है, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So let's start with the introduction. अब इंट्रोडक्शन में जो भी हमने पार्ट 1 ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स में पढ़ा था, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में, वो सब हम इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, ऑल द क्लासिफिकेशंस. तो इंट्रोडक्शन मतलब कि उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करें, मतलब कि वो क्या है, कैसा है. लेट्स स्टार्ट अबाउट द अगार. अगार इज एन इरिवर्सिबल काइंड ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल. इलास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक यानी टेम्परेचर चेंज से वो मॉड्यूलेट
मैनिपुलेट कर सकते हैं. सेकेंड, इट हैज वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल. फिर भी ये बहुत ऑफन यूज नहीं होता है. वी विल सी व्हाई. देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगार अगार. कहाँ से मिलता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड. डेंटल अगार क्या होता है? एक ब्लेंड होता है सेवरल स्पीशीज ऑफ अगार अगार का. अगार अब केमिकली क्या होता है? इट इज अ गैलेक्टोज सल्फेट दैट फॉर्म्स अ कोलॉइड विथ वाटर. अब जब भी हीट करते हैं तो ये लिक्विफाई होता है. लिक्विफाई होना मतलब अब वो जेल फॉर्म में आया था, अब हम उसको लिक्विफाई करेंगे, यानी उसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इंप्रेशन ले सके. अब सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना उनके बीच में, वो ब्रेक करता है जब उसको हीट किया जाता है 70 to 100 डिग्री सेल्सियस पे. जो हेलिक्स बना होता है ना वो अनकॉइल हो जाता है और दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जेल, है ना. उसके बाद हमने जेल से सॉल में कन्वर्ट कर लिया. देन वी टेक द इम्प्रेशन एंड देन वी लेट इट कूल. जैसे ही वो कूल होगा फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर से वो हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जेल अगेन. अब ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है इन दिस अगार इम्प्रेशन मटेरियल. ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इम्प्रेशन इंट्रोडक्शन में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन यू नीड टू स्टडी एंड रीड और इवन राइट इन एग्जाम्स अबाउट अगार. इससे ज्यादा आपको कुछ भी लिखने या फिर एग्जाम में लिखने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी द एप्लीकेशन. सबसे पहला जो मेजरली यूज किया जाता है अगार को आज भी, तो वो करते हैं हम डुप्लीकेट करने के लिए अपने मॉडल्स और कास्ट को. जो हमारा फाइनल इंप्रेशन हम इतनी मेहनत से लेते हैं पेशेंट का, वो उस पे प्रोस्थेसिस ना बनाते हुए उसको हम पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरह से, एंड उसके बाद हम उसमें प्रोस्थेसिस बनाते हैं ताकि हमारा फाइनल इंप्रेशन सेव रहे. सेकेंड इज हम फुल माउथ इंप्रेशन ले सकते हैं डीप अंडरकट के साथ. बहुत कम बट सिंगल इंप्रेशन भी लिया जा सकता है, या फिर सम एक्सटेंट तक क्राउन एंड ब्रिजेस इंप्रेशन भी लिया जा सकता है, बट वी डोंट टेक इट नाउ अ डेज. मोस्टली अगार का यूज हम डुप्लीकेट करने के लिए यूज करते हैं मॉडल्स एंड कास्ट. नेक्स्ट, कैसे डिस्पेंस किया जाता है, हमें मार्केट में कैसे मिलेगा? ईदर इन अ ट्रे मटेरियल सप्लाइड इन अ प्लास्टिक और मेटालिक डिस्पोजेबल ट्यूब, जैसे कि यहाँ पे फोटो में दिख रहा है. एंड सेकेंड इज सिरिंज मटेरियल, जो कि स्मॉल सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है. डिफरेंस इसमें बस इतना होता है कि कलर अलग है एंड फ्लूइडिटी अलग है. लेस अगार एंड मोर वाटर इन सिरिंज मटेरियल. आफ्टर डिस्पेंसिंग, let's see the composition. Now we have already seen कि हम ये अगार को सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब केमिकली क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सीवीड, और इट्स अ सल्फ्यूरिक एस्टर ऑफ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज. अगर आपको याद रह पाए वेल एंड गुड, नहीं याद रह पाए, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड एंड लेट्स सी द कॉम्पोजिशन. एक्चुअली ये पूरा टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है. सो उसमें इंग्रेडिएंट में सबसे पहला, अब अगार का इंप्रेशन मटेरियल, अगार के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें अगार एज एन इंप्रेशन मटेरियल है विच इज 13 to 17%. इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक डिस्पर्स्ड फेज ऑफ द सॉल है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीजें भूलना नहीं है. अगर हम इसका कॉम्पोजिशन अगर कुछ भी नहीं याद है तो एक हम डिस्पर्स्ड फेज लिख देंगे विच इज अगार, एंड डिस्पर्जन मीडियम लिख देंगे विच इज वाटर, दैट इज 85.5%, एंड अगार इज 13 to 17%. तो ये दोनों मिलके मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑलरेडी बन चुका है. तो ये तो याद रखना ही रखना है. सो जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो एक कंटिन्यूअस फाइब्रिल मिसल स्ट्रक्चर बनाता है. इट्स अ जेलिंग एजेंट, जिससे वो एक्चुअली सॉल से जेल में कन्वर्ट होता है. एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम. अब ये हाइड्रोकोलॉइड है, जैसे हमने अभी देखा, हाइड्रो यानी वाटर. वाटर विल बी द डिस्पर्जन मीडियम फॉर बोथ अगार एंड alginate दैट कंट्रोल्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द जेल. नेक्स्ट इज नाउ बोरैक्स. अगेन विस्कोसिटी जो सॉल की है और जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव करता है. पोटेशियम सल्फेट acts as an accelerator 1 to 2%, सबका थोड़ा थोड़ा ही है.
एल्काइल बेंजोएट, अब ये सब याद रखना है, ठीक है। बोरैक्स, पोटेशियम सल्फेट, एल्काइल बेंजोएट क्या है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। अब ये जेली फॉर्म में होता है तो उस पर फंगस आने का, मोल्ड ग्रो करने का बहुत चांसेस होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो दैट इज एल्काइल बेंजोएट। फिर फिलर्स ऐड करते हैं लाइक डायटोमेशियस अर्थ, तो उसका काम हम हर टाइम, जब भी मैंने फिलर बताया तो मैंने बोला है कि जहां फिलर आ गया उसका मतलब वो स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी से उसका रिलेशन है। देन अगेन यहाँ पे भी वो वही कर रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग द स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी ऑफ द मटीरियल। नेक्स्ट इज द थिक्सोट्रोपिक मटेरियल, वो उसकी थिकनिंग में हेल्प करता है। देन थाइमोल इज अ बैक्टीरियासाइड, ग्लिसरीन इज अ प्लास्टिसाइजर एंड कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट उसके अपीयरेंस एंड टेस्ट के लिए। ये सब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। If not anything, you need to remember composition में dispersed phase is agar and dispersion medium is water. Then again, some preservatives, thickener, fillers, बैक्टीरिसाइड, प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द सेटिंग रिएक्शन। अब सेटिंग रिएक्शन कैसे होता है अगार का, उसका द टर्म इज जिलेशन। जिलेशन इज अ रिवर्सिबल सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज। अब हम इतनी बार पढ़ चुके हैं सॉल एंड जेल, तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज सॉल। जो हॉट यानी विस्कस फ्लूइड होता है दैट इज सॉल्ट, जिससे हम इंप्रेशन लेते हैं उस स्टेज में। जब वो कूल होने लगता है, ठीक है, कूल होके 43 डिग्री सेल्सियस पे आ गया माउथ टेम्परेचर पे, फिर वो धीरे धीरे करके जेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन अगेन अगर हम उस जेल को फिर से हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट अगेन। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटिंग रिएक्शन व्हिच अकर्स। द वर्ड टर्म इज जिलेशन। अब ये जो टेम्परेचर लैग है ना, डिफरेंस बिटवीन द जिलेशन एंड द लिक्विफैक्शन, जिलेशन हो गया जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, और लिक्विफैक्शन हो गया जब उसको हीट करते हैं और वो वापस से सॉल्ट में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, ठीक है। सो जिलेशन टेम्परेचर, सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर हो गया, एंड लिक्विफैक्शन टेम्परेचर जब वो वापस से सॉल्ट बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो फिर उसको लिक्विफैक्शन। अब इन दोनों के बीच में जो लैग होता है ना, जो थोड़ा टाइम होता है 43 डिग्री सेल्सियस पे कूल होने से लेके वापस हीट होने तक, उसको कहते हैं हम हिस्टेरिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गेट्स आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज एंड वाइवा स्पेशली। दिस इज, अब ये हिस्टेरिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या काम आता है, दिस इज यूजफुल टू डेंटिस्ट बिकॉज दिस टेम्परेचर डिफरेंस गिव्स dentist the time for the manipulation of this impression material. I hope you have understand. यहाँ पे 3 चीजें हमने पढ़ी, एक तो की जिलेशन, दूसरा जिलेशन एंड लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, एंड थर्ड इज हिस्टेरिसिस। अब हिस्टेरिसिस का सिग्निफिकेंस भी देख लिया हमने। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ द जिलेशन। अब हमने जिलेशन पढ़ तो लिया, एक फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया है कि सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो कि डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। अब उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, यानी वो ठंडा होने लगता है, वो एक रिएक्शन के अंडर हो जाता है, एंड देन दैट फॉर्म्स द फिब्रिल्स, मिजल्स, एंड देन वो एग्लोमरेट करता है टू फॉर्म नेटवर्क और चेन, और दैट गेट्स converted into brush heap structure. This brush heap structure is very important. That also gets asked in your MCQs कि gelation के mechanism में end में what is the structure which we get, ठीक है। So that is nothing but the growing fibril branch जो कि एक दूसरे में intermesh हो जाता है, और उसमें फिर वो सॉल्ट से जेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो सेट हो गया, जेली फॉर्म बन गई। Let's see the properties of agar now. Biological properties, non-toxic, non-irritant. लेकिन अगर हम पेशेंट के इम्प्रेशन लेते समय अगर उसको पेशेंट के मुंह में डालने से पहले उसका टेम्परेचर हमने एडिक्वेट टेम्परेचर पे नहीं किया, यानी टेम्परिंग नहीं की हमने उस इम्प्रेशन मटेरियल की, तो फिर जलने के, टिश्यू बर्न होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल, उसका टीयर स्ट्रेंथ बहुत पुअर होता है। यू कैन इमेजिन, have you anytime seen jelly or touched the jelly? It is just like that. So the tear strength is very poor. You can use your hand and just tear that. So hence जो thickness होती है impression material की, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो tearing को prevent किया जा सके. It has
हाई इलास्टिक रिकवरी, यानी कि चेंज उसको अंडरकट्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है उसकी, वो काफी सही होती है क्योंकि ये एक हाइड्रोफिलिक काइंड ऑफ मटेरियल है। फिलिक यानी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर। सो जो भी सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे ओरल कैविटी में, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, यानी कि प्रॉपर फ्लो होगा एंड दैट विल बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ओरल म्यूकोसा. So, when placed in the mouth, adapts readily यानी quickly to the oral tissues. Highly viscoelastic होता है, इसीलिए फटाफट जब हम उसको रिट्रीव करते हैं तो वो एक sudden jerk, sudden snap में उसको निकालना होता है, रिट्रीव करना होता है पेशेंट के माउथ से. नेक्स्ट इज थर्मल. ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसके जो फेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं. सो ईच टाइम, अब क्या है कि ठीक है, हमने पढ़ लिया कि अगार एक रिवर्सिबल काइंड ऑफ मटेरियल होता है जो कि हम रीयूज कर सकते, तो क्या हम उसको अनगिनत टाइम के लिए रीयूज कर सकते? नहीं. अब जितनी बार हम उस मटेरियल को रीहीट कर रहे हैं, यानी हमने उसको सबसे पहले जेल फॉर्म में मिला, हमने हीट किया, उसको सॉल्व बनाया, इंप्रेशन लिया, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जेल अगेन जब हम रिट्रीव कर रहे हैं मुंह से. अब नाउ अगेन वी हैव टू यूज इट, सो हमें फिर से रीहीट करना पड़ेगा. लेकिन जब भी हम उसको रीहीट करेंगे तो उसका जो जेल स्ट्रक्चर है ना, वो ब्रेक डाउन होते जाता है और धीरे धीरे ये जो जेली फॉर्म है वो धीरे धीरे इंप्रेशन स्टिफ होते जाता है विथ एवरी यूज. इसीलिए इस इंप्रेशन मटेरियल को 4 बार से ज्यादा हीट यानी कि यूज नहीं करना चाहिए. ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो उसके पॉलीमर्स होते हैं, जो उसकी क्रॉस लिंकिंग जो एक दूसरे के साथ होती है, बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. एंड टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम द जो वाटर कूल्ड ट्रे जो होती है ना, जब वो टेम्परेचर चेंज होता है तो टू वार्म रूम टेम्परेचर से जब बाहर आता है तो उसकी वजह से भी उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है. सो थर्मल एक्सपेंशन होता है और उसको 4 बार से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. अगेन एंड अगेन हीट करते तो मटेरियल स्टिफ होते जाता है. डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इट हैज पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी. जैसे हमने पढ़ा उसका टियर स्ट्रेंथ ज्यादा होता नहीं है. अब पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सिनेरिसिस एंड इम्बिबिशन. अब ये दो टर्म शायद आपके लिए नए होंगे, तो लेट्स एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. सिनेरिसिस क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस व्हेन वाटर इज एक्सुड्स ऑन द सरफेस ऑफ द इंप्रेशन. आपने कभी बारिश के टाइम पे पत्ते पे ओस जमी हुई देखी है, पत्ते के ऊपर पानी जमा हुआ देखा है, वाटर ड्रॉपलेट्स. उसी तरह से वाटर बाहर सरफेस पे एक्सुड कर देता है, ये बाहर की तरफ वो आ जाता है इंप्रेशन पे, तो उसको हम सिनेरिसिस कहते हैं. दिस अकर्स व्हेन द इंटरनल स्ट्रेसेस. अब ये बाहर की तरफ पानी आया क्यों? क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रेसेस अंदर इनकॉर्पोरेट हुए थे वो रिलीव हुए. जैसे ही स्ट्रेस रिलीव हुआ, जो जेल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में और पास आ गए, और जो जेल मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर था वो वाटर अपने बाहर के सरफेस की तरफ फेंक देते हैं. इसी से जो वाटर एक्सुड होता है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनेरिसिस. देन अब वाटर सरफेस पे आ गया. अब ये वाटर इवोपरेट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है. जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर था वो हट गया, मॉलिक्यूल इज गेटिंग क्लोजर टुगेदर. इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना. दैट इज कॉल्ड एज सिनेरिसिस. नेक्स्ट इज इम्बिबिशन. उल्टा इम्बिबिशन कैसे होता है कि अगर हमने स्टोरेज प्रॉपर नहीं की, हमने इंप्रेशन ले लिया, अब हमने क्या किया कि उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे वो ड्राई आउट हो रहा है, और ड्राई आउट जैसे जैसे वाटर वो लूज करेगा ना, आसपास से ह्यूमिडिटी से या फिर एक्सेस वाटर उसको अवेलेबल होगा, वो एब्जॉर्ब करने लगता है, अपने अंदर इम्बाइब करने लगता है. द जेल स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड दैट रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन. सो सिनेरिसिस से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और इम्बिबिशन से एक्सपेंशन हो रहा है. इस दोनों की वजह से डिस्टॉर्शन होगा एंड दैट also occurs due to the relief in the internal stresses. So dimensional stability किन दो वजह से हुई? सिनेरिसिस एंड इम्बिबिशन. स्टेबल होता है 1 घंटे के लिए. अगर हम उसको रखना ही है तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पे रखेंगे. इफ नेसेसरी, वही अब हम कैसे अचीव कर सकते हैं 100% ह्यूमिडिटी? या तो हम उसको स्टोर करेंगे 2% K2SO4 सोल्यूशन में, या फिर उसको ह्यूमिडिफायर में रखेंगे.
अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट हम उस इम्प्रेशन को एक डैम्प टॉवल, कभी भी गीले टॉवल में नहीं बोला जाता, डैम्प मतलब एक्सेस वाटर उसको नहीं प्रोवाइड करना, फिर वरना इम्बिबिशन हो जाएगा। उसको एक डैम्प टॉवल में रैप करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। Again, it should not be electroplated and disinfected for extended period as it leads to dimensional change. Electroplate नहीं किया जा सकता तो उसका डाई बनाने के लिए दूसरे मेथड्स यूज कर सकते हैं। It is inexpensive और adequate shelf life होती है उसके। Next, let's see the manipulation. The most important part in agar is the manipulation. That is very extensive. We require a lot of big chambers and instruments for the manipulation. That is the major reason जिसकी वजह से अगार अब उतना यूज नहीं होता है। अब मैनिपुलेशन जो हाइड्रोकोलॉइड का है वो कुछ हाइड्रोकोलॉइड कंडीशनर में किया जा सकता है, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ 3 टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंपार्टमेंट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। These are, first is liquefaction chamber, second is the storage chamber and third is the tempering chamber. ठीक है, अब हम एक एक हर चेम्बर का फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट इज द लिक्विफैक्शन चेम्बर। अब मैंने हर एक चेम्बर को कुछ इन 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है, इससे हमें याद रखने में भी सहूलियत होगी। फर्स्ट इज टेम्परेचर कितना होता है उस चेम्बर का, कितनी देर के लिए हम रखते हैं उसमें, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, यानी फंक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, सो टेम्परेचर, टाइम एंड फंक्शन। फॉर द लिक्विफैक्शन चेम्बर इज, लिक्विफैक्शन चेम्बर में हम टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जेल से हम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको, एंड दैट टेक्स अराउंड 10 to 12 मिनट्स फॉर द फ्रेश मटेरियल। ठीक है, अब फ्रेश मटेरियल का मतलब जो पहली बार हम उसको लिक्विफाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको रीयूज कर रहे हैं तो हर बार, अगर हम जितनी बार उसको रीयूज कर रहे हैं, हर बार आप उसमें 3 मिनट्स ऐड कर दो। ठीक है, फ्रेश मटेरियल के लिए मान लो कि हम 12 मिनट ले रहे हैं, तो अगर हम उसी मटेरियल को दूसरी बार यूज करेंगे तो कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा। ठीक है, सो एवरी टाइम 3 मिनट्स इज एडेड टू इट, एंड फंक्शन क्या होता है, वही जेल को सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज चेम्बर। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, एंड टाइम कितना होता है, जितनी देर हम रखना चाहे उतनी देर तक हम उसी टेम्परेचर पे, यानी कि उसको हमने जेल से सॉल्ट में कन्वर्ट किया, उस सॉल्ट फेज को हम मेंटेन करने के लिए स्टोरेज चेम्बर रखते हैं, ताकि वो सॉल्ट स्टेज में ही बना रहे, ये ना हो कि वो कूल हो जाए और फिर से कन्वर्ट हो जाए। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द सॉल्ट फेज। नेक्स्ट इज द टेम्परिंग। फिर इसमें कितना, टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम 10 to 15 डिग्रीज। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इंक्रीज इन द, सॉरी यहाँ पे गलती है, विजिबिलिटी नहीं, विस्कोसिटी, इंक्रीज इन द विस्कोसिटी होता है, एंड reduction in the temperature of the soil also happens, and then we take the impression from that material. Let's see it one by one. First step in the manipulation is liquefaction of the gel. अब हमने सारे चेम्बर्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। ठीक है, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लिक्विफैक्शन कर रहे हैं, यानी हमें कंटेनर में यानी जेली फॉर्म में मिला था, जेल फॉर्म में, अब हम वो लेके आए, या तो सिरिंज में मिलेगा या तो ट्यूब में मिलेगा, उसको अब हम लिक्विफाई करना है लिक्विफैक्शन चेम्बर में डाल के। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 15 मिनट्स के लिए डालेंगे तो जेल से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एवरी टाइम 3 मिनट्स इज एडेड। सेकेंड, स्टोरेज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसी सॉल्ट स्टेज को उसी फॉर्म में मेंटेन करने के लिए हम स्टोरेज चेम्बर में डालेंगे। देन थर्ड इज कंडीशनिंग या टेम्परिंग। वही इंप्रेशन लेने से पहले हम जो ट्रे मटेरियल है उसको हमारे थर्ड चेम्बर में, टेम्परिंग चेम्बर में डालेंगे, और उसका पर्पस क्या होता है, दैट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, ताकि वो ट्रे में रहे, एंड सेकेंड इज रिडक्शन इन द टेम्परेचर। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन में कि टेम्परिंग करना जरूरी है, अगर हम बिना टेम्परिंग के इंप्रेशन लेना चाहेंगे तो टिश्यू बर्न हो सकता है while taking the impression inside the patient's mouth. And वही चीज अगर सिरिंज मटेरियल है तो उसको टेम्परिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम टेम्पर करने जाएंगे, सिरिंज मटेरियल जो होता है बहुत ही क्विकली जेल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है, तो सिरिंज मटेरियल में ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब हम ट्रे मटेरियल यूज करते हैं, देन वी डू द टेम्परिंग एंड देन वी पुट इट इन द थर्ड चेम्बर।
नेक्स्ट इज द इम्प्रेशन रिकॉर्डिंग. अब जो सिरिंज मटेरियल है वो डायरेक्टली हम स्टोरेज बाथ से निकालते हैं, टेम्परिंग में डालने की जरूरत नहीं है, एंड देन वी पुट इट ऑन द प्रिपेयर्ड कैविटी जिसका हम इम्प्रेशन लेना चाहते हैं बिफोर. एंड ट्रे अगर हुआ तो हम उसको सबसे पहले वाटर कूल्ड परफोरेटेड रिम ट्रेज यूज करेंगे. दैट इज यूज, क्यों यूज करते हैं हम ये वाटर कूल्ड परफोरेटेड रिम ट्रेज? ताकि हम वो अगार को रिटेंशन प्रोवाइड कर सके. These are the water cooled perforated rim trays. This is very important. This can be asked in your Viva and your MCQs as well. और अगर आप manipulation लिख रहे हैं agar का तो आपको you have to mention this. All the 3 chambers and this tray is the major thing you have to write about the manipulation of agar. इसके साथ बहुत कुछ होता है, जैसे ये as you can see this As you can see this, यहाँ पे आपको आउटलेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको इनलेट दिख रहा है. यहीं पे हम एक ट्यूब लगाते हैं, है ना. बहुत कुछ बाकी चीजें भी होती है, बट यू नीड नॉट टू मेंशन एवरीथिंग इन योर पेपर. यू जस्ट नीड टू नो कि हम वाटर कूल्ड परफोरेटेड रिम ट्रेज यूज करते हैं उसको रिटेंशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि ऐसी दिखती हैं इन रियल लाइफ. और दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आप अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो. इनलेट से पानी हम अंदर की तरफ डालते हैं ताकि उसका वापस से वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. सो इनलेट एंड देन अगेन द आउटलेट. देन इज द gelation happens. जैसे ही once the tray material is positioned and gelation can be induced by the circulation of water. वही water जो होता है, let's remove this first. जैसे ही जो जिलेशन होती है, वंस द जैसे हमने पानी अंदर डालना शुरू किया वो फिर से जिलेशन होने लगा. जिलेशन यानी कि वो अब सॉल्ट से वापस जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि वो जो इनलेट एंड आउटलेट दिख रहा था उससे वाटर का सर्कुलेशन होने लगेगा. एंड अप्रोक्सीमेटली 18 to 23 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद हम 5 मिनट से पहले ट्रे को नहीं हटाएंगे. दिस अब इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होता जल्दी करने के लिए हम उसमें एकदम ठंडा पानी डाल दें. उसकी वजह से अगेन जैसे हमने वैक्सेस में भी पढ़ा था कि अगर हमने वैक्स गर्म किया और अचानक से पानी में डाल देते तो क्या होता है, सेम थिंग हैपेंस हियर. उसमें भी स्ट्रेस इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो सकता है. इतनी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी. नेक्स्ट इज रिमूवल. अब हमारा जेल फॉर्म में आ गया. जेल फॉर्म में आने के बाद ही एक स्नैप इंप्रेशन, अभी हमने देखा था, एक सडन जर्क देते हैं और एक बार में हम वो इंप्रेशन पेशेंट के माउथ से रिट्रीव कर लेते हैं. ठीक है, उस सडन जर्क की वजह से हम परमानेंट डिफॉर्मेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट इज वॉशिंग. अब हमने निकाल लिया. अब जो भी सलाइवा, डेब्री या फिर ब्लड वट एवर इज देयर ऑन द इम्प्रेशन, हम उसको वॉश करेंगे थरोली इन वाटर एंड देन डिसइंफेक्ट करेंगे उस इम्प्रेशन को. जैसे ही डिसइंफेक्ट किया वैसे ही हम फटाफट उस इम्प्रेशन को पोर कर देंगे क्योंकि वो डायमेंशनली अनस्टेबल होता है. दिस कंप्लीट्स द मैनिपुलेशन ऑफ agar and this is very important for your exams. There are some advantages of this material like it is hydrophilic. इसका मतलब कि पूरी तरह से अडेप्ट करेगा एंड बहुत अच्छा डिटेल रिकॉर्ड करेगा. It can be used in moist field again because of its hydrophilic. Adequate recovery from the undercut because it elastic kind of impression material. Accurate होता है. फिर वही जो ट्यूब में बच जाता है ना, अगर वही चीज इलास्टोमर्स या कोई और इम्प्रेशन मटेरियल है, एक बार हमने मिक्स कर लिया तो फिर वो वापस से रीयूज नहीं हो सकता, बट इट कैन बी रीयूज. नॉन टॉक्सिक, नॉन स्टेनिंग होता है. डिसएडवांटेज में जो उसका प्रिपरेशन टाइम होता है, मतलब अगर हमने पेशेंट का इंप्रेशन लेना है तो हमें कितना पहले से उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देना पड़ेगा. देन डायमेंशनल अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द सिनेरिसिस एंड इम्बिबिशन. टेक्निक सेंसिटिव होता है, उसमें जो भी इतने सारे चेम्बर्स एंड स्पेशल काइंड ऑफ इम्प्रेशन ट्रे की वजह से उसका आर्मामेंटेरियम एक्सपेंसिव हो जाता है. फिर वाटर, दिस इज ऑल्सो टाइपिंग मिस्टेक. वाटर कूल्ड जो ट्रेज होते हैं दोज आर वेरी बल्की एंड जो पेशेंट है उसके मुंह में जब हम डाल रहे हैं तो दैट इज very uncomfortable for the patient. Incomplete cooling of the impression results in tissue burn during the impression making. Low strength, उसकी वजह से जो repeated use होता है उसके कारण धीरे धीरे कास्ट और पुअर ही बनता जाता है.
then it cannot be electroplated. ठीक है, so this completes our agar impression material. सबसे important part in agar impression material is the setting reaction जो gelation से होता है and the manipulation. Let's go into the next impression material which is alginate. Again हम content पहले देखेंगे. We'll read alginate under the heading of introduction, application, dispense किस में होता है, supplied in, classification, setting reaction, composition, properties, manipulation, advantage and disadvantage. अब इसमें heading थोड़ी ज़्यादा है because alginate is the most used impression material in dentistry till date. ठीक है? So let's start with the introduction. Introduction हम already जानते हैं, but let's see. ECC Stanford in 1881 from Scotland discovered a brown seaweed algae और उसको उन्होंने नाम दिया algin. अब chemically ये algin क्या है? It is linear polymer with many carboxyl group of alginic acid. Alginic acid का chemically क्या है वो? It's beta D manuronic acid. ये आपको याद रखना पड़ेगा. This is very very important for your Viva also and for your MCQs also. और अगर alginate आता है, alginate is like one of the most important impression material जो कि एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं. So you have to write कि कहाँ से मिलता है, first of all किसने डिस्कवर किया था, सीवीड से मिलता है, and then alginic acid जिसका chemical formula is beta D manuronic acid. Again, it's irreversible, non-aqueous, mucostatic, thermoset, elastic kind of impression material. ADS specification number 18. एंड इसके क्लासिफिकेशन में दो तरह का alginate होता है. फर्स्ट इज टाइप 1 जो कि फास्ट सेट होता है, यानी कि जो उसका जिलेशन हो रहा है दैट हैपेंस इन लाइक वेरी फास्ट 60 to 120 सेकेंड्स में ही हो जाता है. और सेकेंड इज द नॉर्मल सेट दैट जेल्स बिटवीन 2 to 4.5 minutes. That gives you a little time for the manipulation and taking the impression of the patient. Next is the application. सबसे important for making the impression of edentulous and partially edentulous mouth, and then to some extent it could also be used for inlay, onlay, crowns and bridges. या फिर आप स्टडी और ऑर्थोडोंटिक मटेरियल बनाने के लिए भी हम alginate से impression ले सकते हैं, या फिर duplicating model मतलब जो हम अगार से कर सकते हैं वो हम alginate से भी कर सकते हैं. Then for maxillofacial impressions as well. उसको किससे डिस्पेंस्ड इन, या तो बल्क कंटेनर में आएगा विद अ प्लास्टिक स्कूप फॉर डिस्पेंसिंग द पाउडर एंड अ सिलेंडर फॉर वाटर, या फिर प्री वेट सैशेस भी मिलते हैं. कॉम्पोजिशन, अगेन कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, केमिकली हमने देख लिया एल्जिनिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रो बी लिखा है बट इट्स नॉट बी, इट्स बीटा डी मैन्यूरोनिक एसिड. ठीक है, so alginic acid is beta D manuronic acid of high molecular weight. It is extracted from a brown marine seaweed which is algae, and alginic acid is what? It is insoluble in water, but their salts are obtained from sodium, potassium and ammonium which are soluble in water. इसीलिए हम इससे dental impression ले सकते हैं. अगर कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, so you just have to remember कि alginic chemically it is alginic acid which is the linear polymer chain of beta D manuronic acid and it is extracted from a brown marine seaweed algin. ठीक है, इतना याद रहेगा हमें. इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, कॉम्पोजिशन में भी है. now the composition is very important. ठीक है, इसमें हम बहुत कुछ इसके सेटिंग रिएक्शन पढ़ने के बाद और इजी हो जाएगा कॉम्पोजिशन याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप सबसे पहले ना परसेंटेज देखा करो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या है. यहाँ पे सबसे ज्यादा फिलर है. एंड अब हम एल्जिनेट पढ़ रहे हैं तो सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनिक एसिड भी होगा विच इज सोडियम या पोटेशियम एल्जिनेट दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, सो 15% इज सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड विच इज सोडियम या पोटेशियम एल्जिनेट. ठीक है, दीज आर द सॉल्युबल एल्जिनेट जिसकी वजह से रिएक्ट करते हैं कैल्शियम आयन से टू गिव कैल्शियम एल्जिनेट जेल. ये आपको आगे रिएक्शन में वैसे भी पढ़ना है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा. व्हेन यू रीड द होल थिंग ना एवरीथिंग गेट्स इजियर. सेकंड इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. डज इट रिंग अ बेल?
कहाँ हमने पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट? इन द चैप्टर जिप्सम, ठीक है. इट इज बेसिकली जिप्सम. जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. सो फर्स्ट इज सोडियम और पोटेशियम एल्जिनेट. सेकेंड इज, अब एल्जिनेट में कॉम्पोजिशन में सबसे पहला एल्जिनेट, हमने अगार में अगार देखा था, तो एल्जिनेट में एल्जिनेट होगा. सो सबसे पहला सोडियम एंड पोटेशियम एल्जिनेट, देन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ठीक है, इसका काम क्या है? ये कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है ताकि वो टू रिएक्ट विद द एल्जिनेट. ऊपर एल्जिनेट हो गया, अब एल्जिनेट के साथ रिएक्शन करने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, वो ये प्रोवाइड कर रहा है. थर्ड मेजर कंपोनेंट इज फिलर. फिलर क्या क्या है? जिंक ऑक्साइड, डाई एटोमेशियस अर्थ एंड सिलिकेट पाउडर. दीज आर द फिलर्स. अगेन फिलर का काम ही क्या है? एक तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और दूसरी उसकी विस्कोसिटी. भाई विस्कोसिटी के अंदर ही आता है उसकी स्टिफनेस और उसका कोहेशन, यानी कि वो एक कोहेशन होमोजेनस मिक्सचर बनाने में हेल्प करता है. एंड देन नेक्स्ट इज पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड. दिस इज एन एक्सेलरेटर. सेम थिंग जो हमने अभी पढ़ा था अगार में, कुछ एक्सेलरेटर होंगे कुछ इसमें, लेकिन ना रिटार्डर भी होता है. दैट वाज नॉट देयर इन अगार. रिटार्डर क्यों होता है? रिटार्डर क्या होता है? ट्राई सोडियम फॉस्फेट. ये आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि रिटार्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और उसका काम क्या होता है. नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट. अब पोटेशियम सल्फेट के कारण ना वो डाई हम अच्छा बना पाते हैं. दैट प्रोवाइड्स गुड सरफेस फॉर द जिप्सम डाई. अब हम इंप्रेशन लेने के बाद उसको पोर भी तो करेंगे, उसी के बाद उसी के लिए अच्छे कास्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें पोटेशियम सल्फेट या एल्कली जिंक फ्लोराइड्स की जरूरत पड़ती है. कुछ डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उसमें, फिर कुछ ऑर्गेनिक ग्लाइकॉल होते हैं दैट रिड्यूसेस द पाउडर डस्ट, then some coloring and flavoring agent for the aesthetic and patient's acceptance. So try and learn this. So let's go ahead and see the setting reaction of this material. That will help you learn this component table and make it easier. Next is the property. Biological property. Again उन्हीं headings के अंदर हम properties लिखेंगे. हमने हर impression material में सेम हेडिंग्स यूज किए. फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, एक्सेप्टेबल टेस्ट, ओडर, सब परफेक्ट है बिकॉज दैट इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल इन डेंटिस्ट्री. सेकंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जरूर पुअर होती है. ज्यादा देर तक हम डायमेंशनली स्टेबल नहीं होता है तो ज्यादा देर तक हम रख नहीं सकते. वी हैव टू पोर इट इमीडिएटली. सो पुअर टियर स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए अगेन लाइक अगार वी हैव टू मेक सम रीजनेबल थिकनेस ऑफ द इम्प्रेशन. ठीक है. देन सफिशिएंटली इलास्टिक एंड एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी अंडरकट से रिकवर करने के लिए, जस्ट लाइक अगार. रियोलॉजिकल सफिशिएंटली फ्लूइड होता है फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए. देन थर्मल, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर द रिलेशन. वही चीज है, अगर हम ज्यादा गर्म पानी यूज कर रहे हैं, यानी अगर टेम्परेचर ऑफ वाटर ज्यादा है तो वो जो ड्यूरेशन होता है ना मिक्सिंग का वो कम हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है. एंड द चेंजेस फ्रॉम जो माउथ टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में जब वो चेंज होता है, दैट डज कॉज सम थर्मल श्रिंकेज एज वेल. देन द डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अगेन इट इज अ हाइड्रोकोलॉइड. इसमें भी सिनेरिसिस एंड इन्वर्शन होता है जो भी हमने अगार में पढ़ा था. एंड दैट आर मोर स्टेबल व्हेन उसको 100% ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिफायर में उसको स्टोर किया जाए तो. एंड डाई मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इमीडिएटली. अगेन अगर हमें इम्प्रेशन को तुरंत पोर नहीं कर पा रहे, मान लो कि पेशेंट हमारा बैठा है और हमें अटेंड करना है और अगर 5 मिनट का डिले है तो हम क्या करते हैं, उसको डैम्प टॉवल में या डैम्प टिश्यू में उसको रैप कर देते हैं. नॉट वेट. वेट करेंगे तो क्या होगा, फिर इम्बिबिशन हो जाएगा, एक्सेस वाटर वो इम्बाइब कर लेगा एंड देन अगेन उसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा. Let's see the setting reaction now. This is very important. Setting reaction of alginate. जब पाउडर मिक्स होता है वाटर के साथ, ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज समझना. जैसे ही पाउडर ऑफ एल्जिनेट को हमने पानी मिक्स किया तो क्या हुआ, कॉम्पोजिशन में हमने देखा था ना, सबसे पहला कॉम्पोजिशन था सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनेट. सबसे पहले जो सॉल्युबल एल्जिनेट होता है वो फटाफट रिएक्ट करने लगता है कैल्शियम आयन से, जो कि हमें कहाँ से मिला था, जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से. कॉम्पोजिशन याद रखना, ठीक है, या फिर कॉम्पोजिशन वाला टेबल आप एक फोटो लेके अलग से रख लो खोल के. तो क्या होगा, फर्स्ट जो हमने देखा था कॉम्पोजिशन में वो सॉल्युबल एल्जिनेट, सेकेंड वाले कॉम्पोजिशन से यानी जो कैल्शियम आयन रिलीज कर रहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट,
उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम एल्जिनेट। वही हमारा फाइनल एंड रिजल्ट है जो हम चाहते हैं, ठीक है। कैल्शियम एल्जिनेट बन गया यानी जेलेशन हो गया और फटाफट वो जेल फॉर्म में चेंज हो गया और वो सेट हो गया। लेकिन इतनी जल्दी सेट हम नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि हमें टाइम चाहिए, हमें मिक्सिंग के लिए टाइम चाहिए, हमें वो ट्रे लोड करने के लिए टाइम चाहिए, हमें पेशेंट का सारा माउथ मूवमेंट्स कराने के लिए टाइम चाहिए ताकि हम सब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को थोड़ा डीले करेंगे। अभी मैंने बताया था एक रिटार्डर भी हम ऐड करते हैं, तो वो रिटार्डर है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। अब इसी क्विकली जिलेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट ऐड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कैल्शियम आयन रिलीज कर रहा था हमारा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, वो क्या करने लग रहा है, अब ये जाके सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करने लग रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, एक प्रेसिपिटेट बनाने लग रहा है। सो अब नाउ अब रिएक्शन सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम आयन के बीच में नहीं हो रही है, अब वो वाला जो भी कैल्शियम आयन था वो रिएक्ट करने लग रहा है सोडियम फॉस्फेट के साथ और बना रहा है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, डिलेइंग रिएक्शन। अब उसने कोई भी कैल्शियम आयन छोड़ा ही नहीं है कि वो सीधे जाके एल्जिनेट के साथ रिएक्ट कर ले और फाइनल कैल्शियम एल्जिनेट बना के सेट हो जाए। अब जब तक सारा कैल्शियम आयन ट्राई सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं हो जाता है तब तक वो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं एक्सेस कैल्शियम आयंस को कि वो जाके सॉल्युबल एल्जिनेट के साथ रिएक्ट करे। So this is called as delaying reaction. This reaction occurs in 2 steps and is a simple double decomposition reaction. आपको ये 2 स्टेप याद रखने हैं and whenever the setting reaction is asked in your exam you have to mention these 2 steps. First step is सोडियम फॉस्फेट जो है वो जाके कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से हमें एडिक्वेट वर्किंग टाइम मिलेगा। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम इस रिएक्शन में, सोडियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हेन ऑल द सोडियम फॉस्फेट हैज रिएक्टेड, अब हमने जो रिटार्डर ऐड किया था जब वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अब जो बाकी का जो कैल्शियम आयन बचा जो कि इसके साथ रिएक्ट नहीं किया था अब वो जाएगा और अब वो जाके सॉल्युबल एल्जिनेट के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए कैल्शियम एल्जिनेट बनाएगा और जो जेलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। एज दिस रिएक्शन प्रोसीड्स जो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग है इंक्रीजेस और जो कैल्शियम आयन है वो लिंक करते हैं फिब्रिल्स को और वो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। The final structure of gel is the brush heap structure of fibrils of calcium alginate. ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में क्या होता था, जिंक ऑक्साइड यूजिनोलेट, वैसे ही यहाँ पे क्या है, इट्स कैल्शियम एल्जिनेट। सो एंड प्रोडक्ट इज द ब्रश हीप स्ट्रक्चर ऑफ फिब्रिल्स ऑफ कैल्शियम एल्जिनेट। दिस इज योर सेटिंग रिएक्शन। अब यही रिएक्शन शॉर्टेंड हो जाता है जब हमारा वाटर पाउडर रेशियो कम कर देते हैं या फिर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। वो टेम्परेचर हम या तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें या तो सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण वही अगेन वाटर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, इसकी वजह से हम वो रिएक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द मैनिपुलेशन। सबसे फर्स्ट इज प्रपोर्शनिंग द मैन्युफैक्चर। अब वही बात है, वाटर पाउडर रेशियो इज समथिंग ना जो भी मैन्युफैक्चरर बताएगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ग्रेजुएटेड उसमें स्कूप दिया रहता है, उस स्कूप से जैसे इस फोटो में दिख रहा है हम एल्जिनेट अपना स्कूप में निकालते हैं और उसमें एक्सेस हम स्पैचुला से वापस गिरा देते हैं उस डब्बे में, सो दैट हम प्रॉपरली उसको वे कर सकते, या फिर हम वेइंग मशीन पे भी कर सकते हैं। आफ्टर प्रपोर्शनिंग नेक्स्ट इज मिक्सिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेजर्ड पाउडर जो है या फिर प्री मेजर्ड वाटर है उसको हम क्लीन रबर बोल में लेते हैं। पाउडर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वाटर वेरी केयरफुली with either the plastic or metal spatula जो कि sufficiently flexible होना चाहिए, जो कि properly wall of the bowl में adapt कर सके, है ना। Once the powder is been wetted, जब
पूरी तरह से हमने जो पाउडर लिया था वो वाटर से वेट हो चुका है, तो फिर क्या करते हैं, एक विगरस फिगर ऑफ 8 मोशन में उसको मिक्स करना शुरू करते हैं. ठीक है, दैट इज बीइंग स्वाइप्ड और स्ट्रोक बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ स्पैचुला. इसका मैनिपुलेशन का वीडियो मैं अलग से एक वीडियो में डाल दूंगी. यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने यहाँ नहीं अटैच किया है, बट आई विल पुट अ वीडियो फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ एल्जिनेट सेपरेटली. एंड फिर क्या करते हैं, साइड उसके साथ साथ ही हम बोल को भी रोटेट करते रहते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. और उसके जो सरफेस ऑफ द बोल होता है उस पे भी हम स्वाइप करते रहते हैं. इसकी वजह से होता क्या है, फिगर ऑफ 8 क्यों बनाते हैं, ये आपको पूछा जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हर प्री क्लिनिकल एग्जाम में आपको एल्जिनेट का मैनिपुलेशन पूछा जाता है. यू हैव टू टेल एंड शो कि कैसे फिगर ऑफ 8 बनाते हैं और क्यों करते हैं फिगर ऑफ 8. इससे होता क्या है, दैट रिमूव्स मोस्ट ऑफ द एयर बबल्स एंड देन वाइप करता है जो भी डिसॉल्व्ड एल्जिन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ येट अनडिसॉल्व्ड एल्जिन. ठीक है, जिसकी वजह से कंप्लीट डिसोल्यूशन होता है. ठीक है, यानी कि जो भी अनडिसॉल्व्ड मटेरियल बचा है उसको भी वो साथ ले लेता है वो फिगर ऑफ 8 की वजह से. केयर हमें ये देखना चाहिए कि उसमें हम इनकॉर्पोरेट ना कर ले, एयर इनकॉर्पोरेट ना हो जाए ताकि उसमें बबल्स आने के चांसेस ना हो जाए. फिर एल्जिनेट का रेगुलर सेट का मिक्सिंग टाइम, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. मिक्सिंग टाइम ऑफ द एल्जिनेट इज 1 minute. फास्ट सेट के लिए इट्स 0.75 minutes. Working time for regular set is 3 to 4.5 minutes and for fast set it's 1.25 to 2 minutes. And setting time is again 1 to 4.5 minutes for the complete setting and fast set के लिए it's just 1 to 2 minutes. ठीक है, this is very important. अब अपार्ट फ्रॉम द मैनुअल मिक्सिंग ये काम हम मैकेनिकल डिवाइस से भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं मैकेनिकल मिक्सिंग के, एक तो कि इसकी स्पीड, दूसरी कन्वीनियंस, हमने कुछ नहीं करना है, कोई फिगर ऑफ 8 नहीं बनाना है. और जो भी ह्यूमन वेरिएबल होते हैं, किसी का ज्यादा अच्छा मोशन हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, जिसकी हैंड एक्सट्रिसिटी जितनी है उस हिसाब से वो एलिमिनेट हो जाता है. अब ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, अंडर मिक्सिंग भी नहीं करनी है. अगर हमने ओवर मिक्सिंग कर दी तो क्या हो सकता है, दैट कैन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइब्रिल, क्योंकि जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा. या फिर ज्यादा मिक्सिंग करने की वजह से जो वर्किंग टाइम है वो कम हो जाता है. तो वर्किंग टाइम कम हो गया यानी फटाफट सेट हो जाएगा. अंडर मिक्सिंग अगर हमने प्रॉपरली मिक्स ही नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होता है, इनएडिक्वेट वेटिंग, यानी कहीं पे आपको पाउडर अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, वो हो जाती है, होमोजेनिटी नहीं आ पाती है, उसके कारण स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जो मिक्स है वो बहुत ही ग्रेनी दिखता है और उसकी वजह से इंप्रेशन भी प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं. थर्ड स्टेप इज लोडिंग. आफ्टर मिक्सिंग हम क्या करते हैं, उसको ट्रे में लोड करते हैं. कैसे लोड करते हैं, हम पूरे ट्रे में उसको लोड करते हैं एंड देन वी पुट द सीट द ट्रे पोस्टीरियरली फर्स्ट एंड देन पोस्टीरियरली पहले सीट करने के बाद हम आगे की तरफ सीट करते हैं सो दैट जो भी एक्सेस मटेरियल होता है वो आगे की तरफ फ्लो करे, ना कि उसके थ्रोट में जाए. उससे अगेन पेशेंट को गैग हो सकता है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है. इसीलिए हम सीट कहाँ करते हैं, पहले पोस्टीरियरली एंड देन एंटीरियरली, सो दैट ऑल द एक्सेस मटेरियल फ्लोज इन द एंटीरियर साइड. नेक्स्ट इज फिर हम इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं. देन हम उसको एक सडन जर्क, जैसे हम अगान में पढ़ा था, सडन जर्क से रिट्रीव करते हैं पेरिफेरल सील ब्रेक करके, ताकि हम परमानेंट डिफॉर्मेशन को मिनिमाइज कर सके. आफ्टर दैट हम क्विकली उसको वॉश करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे और उसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट उसको पोर कर देते हैं यूजिंग जिप्सम. डिसइंफेक्शन कैसे कर रहे हैं, वैसे ही थरोली रिंस करते हैं इम्प्रेशन को अंडर द टैप वाटर, जिससे कि सारा ब्लड सलाइवा सब हट जाता है. देन डिसइंफेक्शन प्रोसीजर शुड बी रिलेटिवली रैपिड ताकि उसमें डायमेंशनल चेंजेस ना होने लगे. डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो हम उसको 10 मिनट्स के लिए सबमर्ज कर दें 0.5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड या ग्लूटाराल्डिहाइड में, या फिर हम स्प्रे कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट. Wrapping the impression in the disinfected soaked paper towel या placing it in a sealed plastic bag for 10 minutes can also be done.
unwrap it, thoroughly rinse it water and then remove the excess water. Again, why are we saying this? 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना जो भी excess water है वहीं सिनेरिसिस एंड इम्बिबिशन होगा एंड देन फिर उसमें डायमेंशनल चेंजेस और डिस्टॉर्शन के चांसेस होते हैं. सो दिस इज द डिसइंफेक्शन ऑफ एल्जिनेट. रिसेंटली कुछ सिंथेटिक फिनॉल्स एंड आयोडोफॉस भी रिकमेंड किए जाते हैं फॉर द डिसइंफेक्शन. स्टोरेज कैसे कर सकते हैं आफ्टर डिसइंफेक्शन? पोर द मॉडल विथ स्टोन इमीडिएटली. भाई अगर बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है तो कुछ टाइम के लिए 12 मिनट अप्रोक्सीमेटली के लिए रख सकते हैं. स्टोरेज टेक्निक क्या होना चाहिए? वही उसमें डैम्प टॉवल में उसको रैप कर सकते हैं, नॉट वेट टॉवल. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स सो वाटर डैम्प टॉवल. Then place it in the plastic bag which is convenient for the storage of alginate impression under humid condition. Humidifier में भी रख सकते हैं जहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी मेंटेन करी जा सकती है. एडवांटेज क्या होता है? वेरी नाइस. Reproduction of excellent surface detail. Second is the good elastic recovery of 97%. Comfortable होता है पेशेंट के लिए, टेस्ट, कलर, एवरीथिंग. हाइजेनिक होता है क्योंकि एवरी टाइम वे आर यूजिंग द फ्रेश बैच, वो रिवर्सिबल नहीं है. इट इज इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू मैनिपुलेट होता है. डिसएडवांटेज वही बात है, डायमेंशनली अनस्टेबल है, टियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता नहीं है, सिनेरिसिस और इम्बिबिशन के भी चांसेस होते हैं. लो टियर स्ट्रेंथ, कैनॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उसको रीयूज नहीं किया जा सकता है. दिस कंस्टिट्यूट्स आर ऑल द एल्जिनेट. ठीक है, सारी हेडिंग जो हमने पढ़ी थी वो सब कुछ फिनिश हो गई है. देयर आर सम मॉडिफाइड एल्जिनेट. अब हम एल्जिनेट इज द मोस्ट यूज मटीरियल इन द डेंटिस्ट्री जो हम क्लिनिक में यूज करते हैं. तो अब जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी हमारे एल्जिनेट में वो सब एक एक करके एड्रेस की गई और उसके हिसाब से एल्जिनेट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, जिसमें फर्स्ट इज डस्ट फ्री, सेकंड इज सिलिकॉनाइज्ड, alginate in the sol form, chromatic alginate, soft and the hard and the soft gel alginates, then alginates containing disinfectants and extended pore alginates. First is the dust free alginate. अब जो हम alginate यूज करते हैं, अभी हमने कॉम्पोजिशन में भी पढ़ा, जो फिलर होते हैं that is diatomaceous earth, है ना, that is finely divided silica particle, वो डस्ट होता है एक तरह का. अब ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हेल्थ हैजार्ड कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ हैजार्ड भी कॉज कर सकते हैं जब उसको इनहेल कर लिया जाए. इसके लिए अब रेमेडी निकाली गई डस्ट फ्री एल्जिनेट. इसमें क्या करते थे, जो पाउडर्स होते हैं ना उसको हम ग्लिसरीन एंड ग्लाइकॉल में कवर कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस कॉजेज द पाउडर टू बिकम मोर डेंस. ठीक है, देन द अनकोटेड वन. हमारा जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो डेंसली वेरी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होता है, उसको हमने कोटिंग प्रोवाइड कर दी जिससे वो क्या हुआ, डेंस हो गया. उसकी वजह से नो डिटेक्टेबल लेवल ऑफ डस्ट हैव बीन मेजर्ड एट द ऑपरेटर लेवल. उसके बाद फिर बहुत सारे रिसर्चेस हुए, तो जितना पहले इनहेल कर रहे थे लोग डस्ट मतलब नॉर्मल एल्जिनेट में, उससे कम इनहेल करने लगे जब हमने उसको कवर कर दिया ग्लिसरीन और ग्लाइकॉल से. तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ग्लिसरीन एंड ग्लाइकॉल यहाँ पे यूज किया जा रहा है टू कोट द पाउडर एंड मेक इट मोर डेंस. नेक्स्ट इज द सिलिकॉनाइज्ड एल्जिनेट. यहाँ पे क्या किया गया, कुछ सिलिकॉन पॉलीमर्स इनकॉर्पोरेट किए गए एल्जिनेट में ताकि उसकी स्ट्रेंथ. अब इसमें सबसे पहले हमने देख लिया इसके पहले कि उसमें डस्ट मतलब फिलर पार्टिकल्स थे. सेकंड में अब क्या है, यहाँ पे हमने देखा था शॉर्ट कमिंग हमारे एल्जिनेट की कि उसकी टियर स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने सिलिकॉन पॉलीमर्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए. ये इसको ट्रे और सिरिंज विस्कोसिटी में प्रोवाइड किया जाता है. इसमें सिलिकॉनाइज्ड एल्जिनेट में सुपीरियर सरफेस जो टियर रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा होता है, एंड हाइब्रिड्स ऑफ एल्जिनेट्स एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स आर मेड दिस वे. नेक्स्ट इज द एल्जिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल. वही है कि अब जैसे अगार हमें मिलता है वैसे ही एल्जिनेट को भी सप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑलरेडी, बट विदाउट द सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन. यहाँ पे कैल्शियम आयन नहीं होता है उसमें. अब उसमें क्या किया जाता है कि एक रिएक्टर सेपरेटली दिया जाता है और उसकी वजह से ये टू पेस्ट सिस्टम में बना दिया गया. हमने जो नॉर्मल एल्जिनेट पढ़ा था उसमें एक डब्बे में पाउडर आता है
और उसको वाटर से मिक्स किया जाता है, जिसमें सिर्फ हम वाटर ऐड कर रहे हैं, इसीलिए उसके कॉम्पोजिशन में वाटर नहीं था जैसे अगार में था, लेकिन यहाँ पे उसके कॉम्पोजिशन में वाटर ऐड कर दिया गया और बस कैल्शियम का सोर्स कहाँ था, जिप्सम था, वो हटा दिया गया, वो उसको हम दूसरे ट्यूब में डाल देते हैं। अब वाटर के साथ एल्जिनेट हमें एक ट्यूब में मिलता है और दूसरा कैल्शियम का सोर्स जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है वो दूसरे ट्यूब में मिलता है, दैट एक्ट्स एज रिएक्टर। तो एक टू पेस्ट सिस्टम बन गया, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल देखा था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट इज द क्रोमैटिक एल्जिनेट। अब नेक्स्ट शॉर्टकमिंग जो हमने देखी एल्जिनेट में वो ये थी कि बहुत क्विकली सेट हो जाता है, और जो लोग सीख रहे होते हैं जिसमें बहुत स्किल नहीं होता है, वो हम पूरी तरह से अच्छे से होमोजेनस मिक्सचर बना के लोड करके पेशेंट का इंप्रेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए उसमें कुछ एडिशन किए गए केमिकल इंडिकेटर्स के, जिसकी वजह से हर एक स्टेप में कलर जो था एल्जिनेट का वो चेंज हो रहा था। दैट इज द कलर इंडिकेटर एल्जिनेट्स। इससे क्या हुआ, सबसे पहले जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो येलो कलर का होता है, जैसे हम मिक्स करने लगते हैं तो वो पिंक फॉर्म का हो जाता है, यानी कि वो मिक्सिंग स्टेज में है और लोडिंग स्टेज में है। इसके पहले कि वो पिंक से वापस दूसरे लाइट येलो कलर का हो तो हमें मतलब कि इंप्रेशन सेट हो गया है। तो इसी पिंक स्टेज में ये इंडिकेट कर रहा है कि उसी स्टेज में हमें लोड करना है और पेशेंट का इंप्रेशन रिकॉर्ड करना है। दिस इज अ कलर इंडिकेटिंग एल्जिनेट। ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ड एंड सॉफ्ट सेट एल्जिनेट दैट प्रोड्यूस्ड बाय द एडजस्टिंग बाय फिलर्स का परसेंटेज एडजस्ट करके बनाया गया है इसको, ताकि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना सेट इंप्रेशन मटेरियल की, वो चेंज की जा सके। नेक्स्ट इज द एल्जिनेट्स कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट्स, यानी ये रिसेंटली डेवलप्ड है एंड दैट कंटेन्स सम डिसइंफेक्टेंट्स इन द ओरिजिनल मटेरियल इटसेल्फ। वो कंपोनेंट में थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट्स एडिशनल ऐड किया गया। एग्जाम्पल्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऐड किए गए और क्लोरोहेक्सामाइंस यूज किए गए। नेक्स्ट इज द एक्सटेंडेड पोर एल्जिनेट। अब हमने और एक शॉर्टकमिंग क्या थी कि वो डायमेंशनली इनस्टेबल होता है, इसलिए उसको फटाफट हमें पोर करना होता है। तो अब कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड की गई जिसकी वजह से हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड पोर एल्जिनेट्स वर डेवलप्ड टू प्रिवेंट द डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी occurring on the delayed pour of the impression. Some of these products contain high calcium and less water to make them dimensionally stable. So these are all the modified alginates. I hope you have understood these two impression materials clearly, because these are very, very important for your exam point of view. And plus, alginate is the most used material. So in clinics also you have to use this material. So might as well know the theory part also properly. So hope to see you in the next video where we are going to discuss the elastomers, which is also very, very important from your exam point of view and for your clinical uses as well. If you like my content, then please consider subscribing, like the video, and please share it with your fellow dentists. Till then, happy studying.